नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। राहुल से ईडी के सवाल, कांग्रेस हुई लाल। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में जांच, लोकतंत्र पर कैसे आंच। और मैं समझती हूँ इस तरह की दमनकारी नीति जो चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। देश भर में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी देश की आवाज है और देश की आवाज कभी डरा नहीं करती। पूरा देश खड़ा हो जाएगा। जांच का सवाल, एजेंसियों पर बवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस कहती है कि ईडी द्वारा नोटिस दिए जाने में सियासत है। भाजपा कहती है कि एजेंसी के कामकाज पर सवाल उठाने में, प्रदर्शन करके उसको दबाव में लाने की कोशिश में सियासत है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जब लोकतांत्रिक तरीके से देश को कांग्रेस मुक्त करने का इरादा पूरा नहीं कर पाई तो अब लोकतंत्र को कुचलने पर उतर आई है और उसके नेताओं को गिरफ्तार करने का डर दिखाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। इधर भाजपा का प्रदर्शन के मामले में एक ही स्टैंड है कि कानून को और जांच एजेंसियों को अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। तो आज प्राइम डिबेट में हम इन कुछ सवालों पर बहस करेंगे कि ईडी मामले को तूल देकर सरकार के खिलाफ क्या माहौल बनाने की जरूरत है। ईडी के सवाल पर सरकार के खिलाफ उबाल का क्या मतलब। और चूंकि गांधी परिवार से हैं राहुल, क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। सुरेश गर्ग साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अरुण शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। दोनों ने आज दिन भर आपने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। कैसे दूसरे की तरफ सियासत और ड्रामा दिखाई दे रहा है, एक एक करके आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले सुरेश गर्ग साहब आपके पास आता हूँ, बोलिए। देखिए, आज ईडी ने अगर किसी को सम्मान देके बुलाया है, तो उसमें अगर ईडी को एक सम्मान देके बुलाया जाता है तो उसका जवाब देने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जब गुजरात के अंदर गुजरात दंगे हुए थे, उसमें एसआईटी गठित की गई थी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एसआईटी के सामने उनको उपस्थित होना था, तो वो खुद अकेले जाके आए थे, ने की पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेके गए थे। आज अगर ईडी राहुल गांधी जी को बुलाती है तो वो पूरे देश के कांग्रेसियों को, पूरे देश के नेताओं को दिल्ली बुला के पूरी दिल्ली को जाम करने की जो राजनीति कर रहे हैं, तो वो कहाँ का न्याय है। ईडी ने अगर कोई चीज संबंध दिया है तो आपको वहां जवाब देना चाहिए। आज नेशनल हेराल्ड के मामले के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि 1936 के अंदर वो एक कंपनी बनी है। उस पर आते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि एक एजेंसी ने नोटिस दिया, उसके अनुपालना में आपको जाना चाहिए था, पूछताछ में शामिल होना चाहिए था, पूरे देश की कांग्रेस को वहां बुलाने की क्या जरूरत थी। इसलिए ड्रामा है, इसलिए सियासत है। अरुण जी बोलिए। देखिए जेपी साहब, आज राहुल गांधी को सम्मान मिला, उनने उसका पालन करते हुए ईडी के सामने उपस्थित हुए। लेकिन अगर किसी चीज की एक सीमा होती है जेपी साहब जी, अगर ये लगातार देखा जा रहा है पिछले 6-7 सालों से, ईडी, इनकम टैक्स, इवन नार्कोटिक्स, ये जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ये अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए, कमजोर करने के लिए या अपने में शामिल करने के लिए, ऐसे 20 एग्जाम्पल हैं जहां डरा धमका के ईडी का दिखा के, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, देश के कई हिस्से हैं जहां ये
अब रिवाज सा बन गया है कि चुनाव से ठीक पहले ये सारे जाल बिछाए जाते हैं और उसके बाद केस बंद, प्योर खामोशी हो जाती है। इसी तरीके से इस बार भी ये राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे हैं, और इससे पहले कांग्रेस का चिंतन शिविर था, उससे शायद चिंता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। उन सब के रिएक्शन में एक वो केस जो 2015 में शुरू हुआ था बिना एफआईआर के, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और 2000 करोड़ का वो मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, जबकि हमने स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल हेराल्ड जो कि स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत निशानी है, मत भूलिए कि इसको 1942 और 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पे बैन लगा दिया था, इसको छपने नहीं दिया गया था। इवन महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि इतने अच्छे अखबार को सरकार आवाज कुचलने के लिए बंद कर रही है। अगर उस ऐतिहासिक महत्व के संस्था को अगर बचाए जाने की कोशिश की जा रही है और उसमें उसको 90 करोड़ का ऋण दिया पार्टी ने, जो कि इलेक्शन कमीशन क्लियर कर चुका है दिसंबर 2012 में अपने लेटर के द्वारा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी को ऋण दिया जाना कोई इलीगल काम नहीं है। ये स्पष्ट रूलिंग है इलेक्शन कमीशन की भी। उसको उन्होंने वापस उठाया 2015 में, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी इतने सालों के बाद, आप जानते हैं उनका आतिशबाजी करने की उनकी आदत है बरसों पुरानी, अब तो वो खुद निराश होके, जब उनने देख लिया बीजेपी में ना उनको वित्त मंत्री बनाया ना उनकी कोई सुनता है, तो वो खुद भी कहते पाए जाते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है इस केस में। 1 रुपए का लेन देन जेपी साहब इसमें हुआ नहीं है। लोग बातें करते हैं संपत्ति बेच दी। जेपी शर्मा जी इनसे पूछिए कि किस बात का डर लग रहा है इनको। अगर मान लो ईडी ने अगर संबंध इशू किया तो आपको किस बात का डर लग रहा है? बताइए ना, आपको किस बात का डर है? पूरे कांग्रेसियों को मुलाकात करने की क्या जरूरत थी? पूरे दिल्ली को जाम करने की क्या जरूरत थी? जब आपको अगर मान लो किसी चीज का घोटाला नहीं है तो तकलीफ किस बात की आपकी? साहब सुनिए ना अरुण जी, इस तरह से सब्जेक्टिव होने से काम नहीं चलता कि तब सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते थे, आज सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं। इस पूरे मामले में इतना तो आप मानते हैं ना कि जो कुछ तय करना है वो कोर्ट को तय करना है और जो जांच करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी है वो ईडी को करनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकली बात अलग है, टेक्निकली बात अलग है। जरूर तो फाइनल निर्णय तो कोर्ट को करना है और हम कोर्ट को और इवन इन संवैधानिक संस्थाओं का पूरा आदर करते हैं। इसीलिए उनके सम्मान पे न केवल राहुल गांधी गए हैं, उससे पहले सवाल यही उठता रहा, उनकी 74 साल की मदर गई थी। ये सब सवाल ये उठता रहा अरुण जी, सवाल ये उठता रहा लगातार इस प्रदर्शन के दौरान कि ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? ये प्रदर्शन है जेपी साहब जो देश में ज्वलनशील मुद्दे हैं, मुंह बाए खड़े हैं, महीनों से खड़े हैं, मतलब जिन पे इमीडिएट अटेंशन देनी है सरकार को, वो चाहे बेरोजगारी हो, ठीक है, महंगाई हो, हाँ, इस पर मैं आता हूं आपके पास, हिंदू मुसलमानों के झगड़े में जो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हो, हाँ, और जो अभी हमको नतीजे देखने पड़ रहे हैं उस चुप्पी के, उसके बारे में हो, वो सब इवेंट मैनेजमेंट से गायब कर दिया जाता है। अचानक ईडी अंगड़ाई लेके एक दिन आपको सम्मान कर लेता है। इस पर मैं आता हूं, लेकिन सुरेश कर कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने रोक दिया था, बताइए सुरेश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरुण शर्मा जी बोल रहे हैं कि ईडी, अरे भाई ईडी का संबंध तो ये जो अभी दंगे हुए हैं या अभी जो आपके जो यूपी के अंदर और रांची के अंदर दंगे हुए उससे पहले का संबंध है। उसका दंगे से संबंध का क्या संबंध है? अगर मान लो राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने घोटाला नहीं किया तो फिर आप डर किस बात कर रहे हो? आप ये बताइए कि एक कंपनी जिसको अखबार चलाने के लिए बनाई गई कंपनी है, उसको 2008 के अंदर वो लॉस में चली जाती है, फिर उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। उस कंपनी को यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी 2010 के अंदर बनाई जाती है, उसके शेयर उसको बेच दिए जाते हैं और वो रियल एस्टेट कंपनी का काम करने लग जाती है।
तो भैया जो जिस कंपनी को अखबार बनाने का चलाने का काम चालू दिया था उसको रियल एस्टेट का काम बना दिया। और आप ये बताइए कि आज यंग इंडिया लिमिटेड में 76% होल्डिंग 76% होल्डिंग सोनिया जी की और राहुल गांधी जी की है। तो सीधी सीधी आपका एजीएल जो है वो यंग इंडिया की मालिक हो गई, यंग इंडिया उसका एजीएल का मालिक हो गई। तो सीधा सीधा ये 2000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग आ रही है, तो आप घबरा क्यों रहे हो? जवाब दे दीजिए कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। 2019 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट बोल चुकी है कि जो एजीएल का इसके अंदर जो मर्जर हुआ है यंग इंडिया लिमिटेड में वो गलत हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट बोल रही है। तो फिर तकलीफ किस बात की हो रही है कांग्रेस को? तकलीफ बता रहे हैं, किस बात की तकलीफ हो रही है बता रहे हैं, अरुण जी बता रहे हैं किस बात की तकलीफ, बताइए अरुण जी। देखिए, एक तो ये गर्ग साहब बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल सर्वथा अनुचित है क्या कि रियल एस्टेट का धंधे में चले गए हैं वो ये जो यंग इंडिया है, ये बिल्कुल बकवास है सिरे से। उनने रियल एस्टेट का कोई एक ट्रांजैक्शन, सुरेश गर्ग जी सीए भी हैं बाय चांस, बता दें एक ट्रांजैक्शन, 1 रुपए का लेन देन दाएं बाएं कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो 90 करोड़ के लिए किराए पे देना, क्या सुरेश गर्ग रियल एस्टेट के दायरे में आता है क्या? क्या सर? जो जानकारी है कि उस बिल्डिंग को ऑफिसेज को किराए पर दिया गया, किराए पर चलाया गया, क्या ये रियल एस्टेट के दायरे में आता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एजीएल कंपनी है वो यंग इंडिया को क्यों ट्रांसफर हुई है? जो यंग इंडिया लिमिटेड 5 लाख रुपए से बनी है, उस कंपनी में आपके एजीएल के शेयर कैसे चले गए? क्योंकि किस तरह से क्यों चले गए? सीधा सीधा नजर आ रहा है ये घोटाला है, सीधा सीधा नजर आ रहा है ये घोटाला है कि आप एक जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बनाई गई कंपनी, एक अखबार चलाने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई हुई कंपनी, उस कंपनी को आप अपने माँ बेटों को भेज देते हो, तो ये क्या है? ये फिर महेश शर्मा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। महेश शर्मा जी, अगर इसमें कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसका फैसला सड़कों पर होगा या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके टीवी डिबेट्स में करेंगे या ईडी अपने ऑफिस में करके कोर्ट में प्रस्तुत करेगी? देखिए, स्थिति क्या है कि ये लोकतांत्रिक जो वैधानिक जो संस्थाएं हैं, एक तरफ सभी दल जो हैं परस्पर जिसका भी राज आया हो वो एक दूसरे पे इसके दुरुपयोग के आरोप लगाते आ रहे हैं। ये कोई नई बात है नहीं। एक नई चीज ये आ रही है कि इसमें दबाव की रणनीति भी अपनाई जा रही है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो किसी तरह से। पहले भी ये मतलब क्या कहते हैं, ऐसे ही पूर्ववर्ती जो भी सरकार थी उस शासन में ये आज जो संस्था में बैठे हुए वो भी ऐसे आरोप लगाए करते थे, यहाँ तक कि इसको सरकारी एजेंसियों को तोते के रूप में भी इसको पिंजरे में बंद तोते के रूप में इसको की संज्ञा दी गई थी। इसमें जो बेसिक जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ सभी दल इसकी स्वायत्ता की बात करते हैं, दूसरी ओर जब उन पे कोई कार्रवाई या उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें की इंक्वायरी वगैरह हो बैठती है तो वहीं मतलब क्या कहते हैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक शुरू होता है। तो एक तो ये नहीं होनी चाहिए जो कंट्रोवर्सी है। जो भी अगर किसी को भी XYZ तो अगर जरूरत पड़ती है कि हमें मतलब क्या कहते हैं कुछ इंक्वायरीज करनी है तो जाने के लिए मतलब क्या कहते हैं वो तो जाने के लिए मना भी नहीं करना चाहिए, और जाते हैं तो उसके लेकर के कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं। मैं जी आज तो चलिए राहुल गांधी की बात है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि साहब एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जाता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों धमक जाते हैं? आपके मन में क्या डर है? कहीं ना कहीं आप कुछ गलत करके बैठे हुए हैं ना, तभी तो आप डरते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में भाजपा वाले डरते हों, चाहे वो आज भाजपा की सरकार में कांग्रेस वाले डरते हैं, लेकिन आम आदमी के दिमाग में उठने वाला यह सवाल हमेशा से अनुत्तरित रहा है कि नेताओं को डर किस बात का, एजेंसियों का दबाव आखिर इनके ऊपर काम कैसे कर जाता है? महेश जी जी बिल्कुल सही है। ये वाली बात है कि इसमें क्या है कि सवालिया चिन्ह उठाने वाले भी राजनीतिक दल ही होते हैं, और ऐसी सूरत में आम जनता की ये धारणा फिर बन जाती है कि क्या कहीं राजनीतिक इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कोई दुरुपयोग कर रहा हो, या मतलब क्या कहते हैं ना आरोप सही है या नहीं है। इन चीजों से बचने के लिए यह है कि आप एक तरफ तो स्वायत्ता की बात करते हैं, फिर दूसरी उनके जांच वो कोई एक्शन लेती है तो आप मतलब आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तब तो ये आपके लिए बहुत क्या कहते हैं काम की बात होती है, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो आप इसको राजनीतिक दुर्भावना की वजह से या बिल्कुल, और ये बातें पुष्ट इन तथ्यों से हो जाती है कि पॉइंट्स में इनका सक्सेस रेशियो या अंतिम निर्णय तक पहुंचने का जो प्रोपोर्शन है वो इतना छोटा रहा है हमेशा से, आज हो गया ऐसा नहीं, इतना छोटा रहा है कि वो शुभा पैदा करता ही है कि क्या ज़रूरत से किसी को फंसाया गया। खैर अरुण जी, अगर फंसाया भी गया तो एक उदाहरण तो सुरेश जी ने दिया, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहकर एसआईटी के सामने जाना पड़ा, अमित शाह के साथ भी वही हुआ। चलिए वो अभी हैं और उनको लेकर के आपके बहुत सारे गिले शिकवे हैं, लेकिन हवाला डायरी में नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने त्यागपत्र दे दिया था और तब तक चुनाव नहीं लड़ा था तब जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। क्या उस वक्त की सरकारें बहुत पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ईमानदार, आदर्श सरकारें थी कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत कर ली और आप आज नहीं कर पा रहे? अरुण जी देखिए, जहाँ तक ये एजेंसीज के दुरुपयोग का सवाल है जेपी साहब, हाँ, आप सिर्फ तजुर्बे और इतिहास जो फिलहाल तुलनात्मक तौर पे देख सकते हैं, इसमें किसी को भी आम आदमी को कॉमन सेंस रखता है उसको पता लग जाएगा किस सरकार ने भरपूर दुरुपयोग किया है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने में या उनको अपने में शामिल करने में। वेस्ट बंगाल में हमारे पास 20 एग्जाम्पल हैं जहां इनने एमएलए किसने भरपूर किया है और किसने कम किया है, यही सवाल उठ सकता है। ये तो नहीं आ पाएगा अरुण जी, मुझे लगता नहीं कि ये आ पाएगा किसने किया और किसने नहीं किया। ये किया और नहीं किया के बीच की एक विभाजन रेखा खड़ी नहीं करनी है। आप इतना ही कर सकते हैं, इन्होंने ज़्यादा किया, इन्होंने कम किया। ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वो बात है ना, वो यहाँ आ जाती है। गर्ग साहब, राहुल गांधी से डर लगता है आपको, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने संबंध दिया है। ईडी को अगर कहीं पे लगा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तब जाके उन्होंने नोटिस दिया है। नहीं, तो नोटिस देके संबंध देके उसको बुलाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना। अरे भाई, ये कोई मुहूर्त का चक्कर तो था नहीं कि भाई मुहूर्त निकलेगा 2022 के जून में। ये बताइए कि आज की तारीख में तो कोई इलेक्शन हो नहीं रहे, तो इलेक्शन तो क्या राज्यसभा चुनाव में दबाव बनाने के लिए 2024 में अभी 5 राज्यों के इलेक्शन निकल के गए, तब तो हमने ये ईडी का संबंध नहीं दिया। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सब इलेक्शन की वजह से ये दिया। 2024 के अंदर इलेक्शन है, 5 राज्यों के साथ जो रिजल्ट। एक सवाल संक्षेप में अरुण जी से, उसके बाद महेश जी के पास जाऊंगा। अरुण जी, राहुल गांधी चूंकि इस मामले में जाने वाले थे जवाब देने के लिए, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस एक जगह हो गई, नहीं तो कांग्रेस को छोटे मोटे प्रदर्शन के लिए भी कार्यकर्ताओं के लाले पड़े रहते हैं। आप चाहें तो मैं आपके नेताओं की कही हुई सुना सकता हूं, आज भी जो कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा कि अकेले आगे गनमैन को लेकर 2 आदमी साथ में भी नहीं ला पाए आप। हमारे राष्ट्रीय नेता के साथ ऐसा हुआ है, आपको अपने साथ बड़े बड़े जितने बड़े सपने देखते हो उतनी बड़ी भीड़ लानी चाहिए थी। ये तो दबाव के अलावा और कुछ है नहीं। अरुण जी। जेपी साहब, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जिजरेशन है, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी दिल्ली में मौजूद थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आसपास के स्टेट्स जो यूजुअल रहते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से कुछ लोग गए होंगे और इंसिडेंटली चीफ मिनिस्टर भी वहाँ थे। राज्यसभा के चुनाव अभी हुए हैं और कई चीजें उनको डिस्कस करनी थी नेतृत्व से, इस सिलसिले में वो वहाँ थे। और जो एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यवहार किया है दिल्ली प्रशासन ने, वो भी क्वेश्चनेबल है। मतलब वो कर क्या रहे थे? ठीक है, कुछ हजार, कुछ 100 लोग ईडी ऑफिस तक जाना चाहते ठीक थे। है, मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। AICC के ऑफिस में घुस के उन्होंने लोगों को रोका है वहां। और वो रैली भी नहीं कहूंगा मैं उसे, कोई एक छोटा सा जत्था था जो जाना चाहता था। ये आपके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पूरे देश का आक्रोश सड़कों पर आ गया है, देखिए आप ये जन समूह जो है ताकत दिखा रहे हैं अपने सत्ता में होने की। ठीक है महेश शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अब इस मामले में जैसा शुरुआत की थी ना, जहाँ से मैंने इधर ड्रामा उधर ड्रामा, इधर आरोप उधर आरोप, फैसला कोर्ट को करना है और जांच ईडी को करनी है, लेकिन लोकतंत्र में धारणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस मामले में क्या धारणा बनती दिखाई देती है आपको महेश जी? देखिए, धारणा जो मैं ये बात कहता हूँ कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं उनकी स्वायत्तता को लेकर के जब हम शासन से में होते हैं तो ये लिए मुफीद लगती है, और जब शासन में नहीं होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो ये मतलब एक तरह से राजनीतिक दुरुपयोग की बातें की जाए।
सवाल ये है कि सारे दल चाहते हैं कि स्वायत्त शासी बने रहने चाहिए ये जो भी संस्थाएं हैं, लेकिन इनकी स्वायत्तता के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति वो खत्म भी होनी चाहिए। जी। एक इजी वे में जाकर के इनके बारे में मतलब कहते हैं उसको कार्रवाई करनी चाहिए, कर देनी चाहिए। और जब ये कोर्ट के मामले में जब फैसला होना है या और किसी तरह का कुछ मामला होना चाहिए, तो ये दबाव की राजनीति है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये नहीं है कि इसको शुक्रिया महेश जी, समय खत्म हो गया है। शुक्रिया आपका, और मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है मेहमान उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और बहुत ही